हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीकॉम एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराई हूँ। उसे आप एग्जाम से पहले ज़रूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इसी पैटर्न पे सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स में, वो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए। वहाँ एक लास्ट टाइम रिवीजन के तौर पे सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जो है दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेराइटी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ जेम मीन्स। बी है मार्शल, सी है रॉबिन्स की, डी है जेके मेहता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक जो होता है साइंस ऑफ वेराइटी, बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया गया है रॉबिन्स के द्वारा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को दो में डिवाइड किया गया है। एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो में हम क्या बात करते हैं, जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को लेकर डिस्कस करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका मेजर डिटरमिनेंट अगर हम बात करें जैसे प्राइस। वहीं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। जब हम किसकी स्टडी करते हैं, होल या एग्रीगेट ऑफ नेशन की, जब एग्रीगेट डिमांड या सप्लाई की बात कर रहे हैं, इसमें जो मेजर डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, इनकम होता है, और इसमें क्या होता है, प्राइस होता है। अब अगर पूछता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, होल इकोनॉमिक्स, तो हम बात करेंगे किसकी, एडम स्मिथ। आगे और सारे क्वेश्चन है उसको हम लेके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन था। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन सबसे पहले मतलब अगर हम ये बात जानें कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, हमने बताया है एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि कब लिखी, 1776 में। तीन टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कि कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सी बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, कब, 1776 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स को, देखिए सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेगरफ्रेड ने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया। और उन्हीं ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किस, पहले 1933 में। डेट भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक का माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकॉर्डो, कौटिल्य, एडम स्मिथ, मार्शल। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ एडम स्मिथ बुक्स। देखिए एक ही क्वेश्चन को वो कितनी बार घुमा फिरा के पूछता है, तो सारी पॉइंट्स को आपको क्लियर होना जरूरी है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बी है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेलफेयर। सी है वेल्थ ऑफ नेशंस। तीसरा है वेल्थ ऑफ नेशंस। डी है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जो किसका नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा। कब लिखी, 1776 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, जे.आर. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ की, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक का लेखक क्या नाम है, काफी इजी क्वेश्चन है, तो वो कौन है, दैट इज कौटिल्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु के उपभोग में एक इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता में जो होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं। On the rise of 1 unit in the consumption of any object, the increasement on total utility is to be called. उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी की, औसत उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी की, डी नन ऑफ दी अबव। तो कहा है कि एक इकाई में अगर वृद्धि होने पर हमारी जो कुल टोटल यूटिलिटी में जो वृद्धि होगी उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर जो सीमांत उपभोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द इंक्रीजमेंट ऑफ जनरल कंजप्शन, ए बढ़ती है मीन्स इंक्रीज होती है, बी है घटती है डिक्रीज होती है, सी अपरिवर्तित होती है वो अनचेंज होती है, कि डी प्रारंभ में घटती है वो अनंत बढ़ती रहती है। तो वो क्या होती है, दैट इज 7th का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जब हमारी सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, दैट इज घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, ए कह रहा उपभोग की आय परिवर्तित होती है मीन्स द इनकम ऑफ कंजप्शन चेंजेस। बी कह रहा है कि वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस। सी है कीमत जो है परिवर्तित होती है, जो प्राइस है चेंजेस होती रहती है। और डी है जनसंख्या परिवर्तित होती है, द पॉपुलेशन चेंजेस। तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है, कहता है कि प्राइस चेंज होने का असर अगर क्वांटिटी डिमांड पे पड़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का कानून कहते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड हमेशा हम खरीदने वाले के नज़रिए से देखते हैं। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। यही हमारा कहता है लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें अदर फैक्टर्स जो रिमेन कांस्टेंट होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, लेटरस वेरिएबल्स के नाम से, जो एक लैटिन शब्द है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, की कीमत परिवर्तित होती है, प्राइस चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी आइटम। एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, शून्य होती है, एक होती है, एक से अधिक होती है, कि एक से कम होती है। तो 9th का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वो शून्य होती है। नेक्स्ट है, ओरिजन डिप्लेशन रूल, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या कहता है, कि केवल कृषि में लागू होता है, अप्लाइज ओनली इन द एग्रीकल्चर। कि बी है केवल उद्योगों में लागू होता है, अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज ओनली। कि सी उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, अप्लाइज टू ऑल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। की डी है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर लागू होता है, द मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज टू द डिप्लेशन रूल। तो ओरिजन डिप्लेशन रूल ये किस पे अप्लाई होता है, मीन्स हर जगह पर ये क्या है आता है, चाहे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, सारी चीज़ें। तो ओरिजन डिप्लेशन रूल जो है अप्लाइज टू, दैट इज 10th का ऑप्शन हो जाएगा, अप्लाइज टू ऑल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQs थे, और ऐसे ही MCQs हम आगे सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पहली बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी।